हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट जियोग्राफी को कवर करेंगे। यहाँ दोस्तों हम लोग बस इस एक वीडियो से कंप्लीट जियोग्राफी को कवर कर लेंगे। और इसमें इससे पहले जो वीडियो था मैंने इस चैनल पे डाला था हिस्ट्री को लेकर, जिसमें कि हम लोगों ने कंप्लीट हिस्ट्री को कवर कर लिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा। पहले तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। और ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग बस एसएससी जीडी का जो 2022 का एग्जाम हुआ था ना, 2023 का एग्जाम, 2023 22-23 में जो एग्जाम हुआ था उसका जितना भी क्वेश्चन है 2022-23 के एग्जाम में, जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था जियोग्राफी को, उन सबको कवर करने वाले हैं। और उसी को बस इतना सा अगर आप कवर कर लेते हो तो यकीन मानिए, अगर जियोग्राफी का आपका जो 90% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 90% बस इस वीडियो से ज्योग्राफी का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। इसमें जो है हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी कवर करेंगे सिर्फ एक ही क्लास में। और ये वीडियो इसी तरह से हम लोग अभी इस चैनल पे एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि डेली 9 बजे इस चैनल पे क्लास हो रहा है। तो उसको फॉलो कर जरूर कीजिए, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ से फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को अंतिम तक बने रहना है। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको अंतिम तक जरूर बन के रखना है। मैं बता देता हूँ, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है। अगर आप इस 150 वन लाइनर को याद कर लेते हैं ना, तो ये इनफ है आपके एग्जाम के लिए। तो इतना सा आपको जरूर करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो उसको उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इसका ये कितने डिग्री पर है? ये 23.5 डिग्री किस पे है? नॉर्थ पे है। 23.5 डिग्री उत्तर पे है। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में अरेबिक कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिक कॉफी भारत में कौन से राज्य में उगाई जाती है? चलिए फटाक से बताइए। कर्नाटक में उगाई जाती है। भारत में अरेबिक कॉफी कर्नाटक में उगाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है? तो तमिलनाडु के तट पर जो है अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान पे होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में रिट्रीटिंग मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून होता है, जिसके कारण अक्टूबर से और नवंबर में यहाँ पे वर्षा होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, इसका नाम क्या है? बांध है। बांध हम लोग बनाते ही है बहते जल को रोकने के लिए, दिशा देने या उसके बहाव को कम करने के लिए। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विषम का चयन करें। चलिए, कपास, जूट, सन और रबड़, इसमें से विषम कौन है? सबसे अलग अगर बात किया जाए, कपास, जूट या सन, इन सबसे कपड़ा कहीं ना कहीं कपड़ा वगैरह बनता है, और ये रबर से ये अलग हो जाता है। चलिए, छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के कारण सूर्य के दक्षिण की ओर मानसून गर्त आभासी गति के कारण उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका वीडियो आपको देखते रहना है। इसका जो पीडीएफ है मैं वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस पीडीएफ को ले लीजिएगा। अभी बस फुल्ली फोकस होकर इसको सुनिए और ट्राई कीजिए कि एक ही बार में आपको याद हो जाए। और बस इसको रिवीजन करते रहिए, बस इतना ही करना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। चलिए, डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर होती है और तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेठ धाराएं। इनका नाम जेठ धाराएं हैं, जो कि गर्मी में कितना 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है और 184 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ठंडी में चलती है। और ये कहाँ पे होती है? ये इसका ऊंचाई जो 12,000 मीटर से अधिक होता है। चलिए, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या हो सकता है? गन्ना होगा। गन्ना है तभी तो चीनी बनेगा ना। चलिए, नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। क्या नाम है इसका? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाएगा? कृषि में गाय के गोबर का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है कृषि में गाय का उपयोग, गाय के गोबर का उपयोग। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा है 2.4%। पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरा दुनिया में 2.4%, पूरा दुनिया में जो भी लैंड है, लैंड पार्ट का 2.4% ही हम लोगों का भारत है। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? पारंपरिक नहीं पूछ रहा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। तो उसका आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन था, उसमें आंसर क्या था? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। आपको याद रखना है कि ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा का स्रोत है? तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु किसका मौसम होता है? तो स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। हिमवृष्टि मतलब पत्थर का पड़ना। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं काल वैसाखी। क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। जो गर्मी के दिन में जो होता है तूफान उफान आता है, जिसमें कि ओला भी पड़ने लगता है, पत्थर भी पड़ता है, इसको हिमवृष्टि बोलते हैं, वो पड़ने लगता है। इसमें गरज भी होता है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो ऊपर से जो मृदा का तीसरी परत है उसको क्या बोलते हैं? तो ऊपर से जो मृदा का तीसरी परत है उसको बोलते हैं अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टान है। अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टान है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत को बोला जाता है। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? तो आपको पता होगा कि जूट से ही हम लोग बोरा, चटाई, रस्सी या सूत वगैरह बनाते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। लू किस ऋतु की विशेषता है? तो लू क्या है? लू गर्म हवा को बोलते हैं, और गर्म हवा कब आता है? तो ग्रीष्म ऋतु में आता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते थे। 17 नंबर देखते हैं। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो त्रिपुरा के पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा बॉर्डर जो है हम लोग बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं, जो कि त्रिपुरा को तीनों दिशाओं से घेर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18वां नंबर। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पेलेराइट किस धातु का अयस्क है? स्पेलेराइट जो है ये जिंक धातु का अयस्क है, और जिंक का सिंबल क्या होता है? तो Zn होता है। चलिए, और जिंक का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 30 होता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो कौन सा ऐसा फसल है जो कि तिलहन रबी फसल भी है? तिलहन रबी फसल मतलब वैसा रबी फसल जिसे कि तेल निकाला जाता है। तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। इसको बोलते हैं अरंडी के बीज। क्या बोलते हैं? अरंडी के बीज। अरंडी के बीज जो है तिलहन रबी फसल भी है और खरीफ फसल भी है। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी। आपने नाम सुना होगा क्या? खासी जयंती, ये सब नाम सुना है ना? इसमें से खासी पहाड़ी जो है, जहाँ पे मासिन राम भी पड़ता है, इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, मृत्तिका या शैल। आपको पता होगा कि ग्रेनाइट कौन सा पत्थर है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में से आता है, और बलुआ पत्थर, मृत्तिका या शैल ये सब आपका अवसादी चट्टान है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाने वाले देश की पहचान कीजिए। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? तो भारत को पश्चिम दिशा से कौन घेरता है? आपको पता होगा यहाँ पे हमारा बी ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हमारा है अरब सागर, अरेबियन सी यहाँ पे है। तो हम लोग को पश्चिम दिशा से कौन घेरेगा? अरब सागर घेरेगा। चलिए 24th क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो भूकंपीय तरंगों का प्रकार कौन सा है? बी तरंग, सी तरंग, पी तरंग या डी तरंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंग। पी तरंग जो है भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार होता है। चलिए 25th क्वेश्चन देखते हैं। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। तो मृदा में अगर सूक्ष्म कण ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? मृण्मय बोलते हैं, मृण्मय मृदा बोलते हैं। अगर मृदा में सूक्ष्म कण ज्यादा होता है तो उसको मृण्मय मृदा बोला जाता है। चलिए 26th क्वेश्चन देखते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण
क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत किस भाग में स्थित है? तो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। 29वां क्वेश्चन क्या है? तारामंडल जो कि इसका नाम है अर्सा मेजर, तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्सा मेजर को और क्या नाम देते हैं? अर्सा मेजर को द ग्रेट बैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द ग्रेट बैरियर भी बोल सॉरी हाँ बैरियर अर्सा मेजर को क्या बोलते हैं? द ग्रेट बैरियर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश के ऊपर में कौन है? तो नेपाल है। तो नेपाल के साथ ही वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करेगा। चलिए 31वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? तो देखिए सौर मंडल में दो तरह का ग्रह होता है, एक इसको अंतः ग्रह बोलते हैं, एक बाह्य ग्रह बोलते हैं। एक को अंतः ग्रह बोला जाता है और एक को बाह्य ग्रह बोला जाता है। तो आपके पास एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसको क्षुद्र पेटी बोलते हैं। क्षुद्र पेटी के अंदर जो है उसको अंतः ग्रह और बाहर जो है उसको बाह्य ग्रह बोला जाता है। तो देखिए शुक्र, पृथ्वी, शनि या बुध, इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो आपको पता होगा कि शनि जो है हम लोगों के मतलब क्षुद्र पेटी के पीछे है, यानी कि बाहर में है, इसीलिए उसको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे? आधुनिक तकनीकों का यूज करेंगे, आधुनिक तकनीकों का यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? कृषि उत्पादकता यानी कि कृषि का उपज जो है वो हम लोग को कम हो जाता है, तो निम्न स्तर की ओर ले जाती है। चलिए कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है मेघालय। कौन सा राज्य करता है? मेघालय बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। अरे यार चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग में। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ही क्या है, सो क्या बोलते हैं जिसमें ये और है, ठीक, और को अयस्क बोलते हैं, हाँ सॉरी हिंदी में अयस्क है। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। चलिए 35वां क्वेश्चन क्या है? विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम जो है गहरा है, विशाखापट्टनम बहुत गहरा, अरे यार हैंग करने लगा। विशाखापट्टनम बहुत गहरा आपका जो है एक बंदरगाह है। चलिए 36 क्वेश्चन क्या है? किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है? तो इजराइल और जॉर्डन से लगती है। इजराइल और जॉर्डन से जो है मृत सागर की सीमा लगती है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए 37वां क्वेश्चन यानी 37वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान कीजिए। तो वामन ग्रह कौन है? वामन ग्रह कौन है? प्लूटो है। मतलब प्लूटो कभी ग्रह होता है कभी नहीं भी होता है, इसलिए इसको वामन ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। चलिए 38 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? एस आकार का महासागर कौन है? इसको भी बहुत ध्यान में रखिएगा। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? तो एस आकार का महासागर है आपका क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है आपका एस आकार का महासागर है। चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो मतलब एक कौन सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रॉड गेज, फुट गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, इनमें से कौन सा जो है रेलवे ट्रैक हम लोग भारत में नहीं अपनाते हैं? तो ये फुट गेज है। हम लोग ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज का यूज करते हैं लेकिन फुट गेज का यूज नहीं करते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है? विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश है 4%। कितना है? 4%। चलिए पीछे क्वेश्चन आप पूछा था कि विश्व में इसका भारत का कितना भूमि है, अभी पूछ रहा है कि जल का अंश कितना है। चलिए 41वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी के पास एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा भी कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है? कायांतरित चट्टान किसको बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक को। मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण सॉरी नहीं है। तो देखिए क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, अगेन वही ग्रेनाइट आ गया, क्योंकि ग्रेनाइट क्या बताया मैंने कि इग्नियस रॉक है यानी आग्नेय चट्टान है।
चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारत का जो डाक नेटवर्क है वो सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है अथिरापिल्ली जलप्रपात। क्या बोलते हैं? अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए अगेन हम लोग फटाफट इसको हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लास शॉर्ट में हो, क्योंकि क्लास फिर नहीं तो लंबा हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन क्या है? मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा सा पहले भी देखा है तो वहां पे लू से क्वेश्चन बना था, यहाँ भी लू से क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन रिपीट करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मई और जून में जो देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क हवाएं हैं उसको हम लोग लू बोलते हैं। और लू को बंगाल में क्या बोलता है? पश्चिम बंगाल में तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको मेरा जो है स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आप इसको कम करके रख सकते हैं। यूट्यूब में एक सेटिंग होता है 0.7s पे, आप इसको आके देखिए, इससे फिर आपको ठीक लगेगा। मैं इसको स्पीड से इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि क्लास थोड़ा लंबा ना हो जाए। चलिए शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर डैश तैयार किया जाएगा। तो शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। चलिए 47वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। धान्य और अनाज, दूध और मांस, वसा और शर्करा, दालें और फलियां। क्या है? मछली, चावल, मसूर की दाल। तो देखो दालें और फलियां क्या होने वाला है? दालें और फलियां जो है ये हो जाएगा डी का 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो डी का 1 हो गया। अगेन अगला देखते हैं दूध और मांस। दूध और मांस क्या है? चावल, घी और धान्य और अनाज। दूध और मांस में आपका आ जाएगा मछली। और इसी तरह से आप कवर इसको कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे ऑप्शन में क्या कीजिएगा ना, ऑप्शन में ऐसे बना रहता है कि अगर आपको एक भी ऑप्शन पता चल गया ना तो उसका आंसर यही होने वाला है, तो उस तरह से आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, मतलब आंसर का वो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप इसको अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। चलिए 48 क्वेश्चन क्या है? डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो तिल, पिछले भी क्वेश्चन बना था कि कौन सा फसल है जो तिलहन भी है और रबी फसल भी, सॉरी तिलहन, रबी फसल और खरीफ फसल भी है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन रिपीट किया है कि तेल जो है उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चलिए 49वां क्वेश्चन क्या है? डैश हिंद महासागर का विस्तार है। तो हिंद महासागर का विस्तार कौन है? अरब सागर। अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है। पिछले अभी क्वेश्चन क्या बना था? पिछले क्वेश्चन बना था कि अरब सागर भारत के किस ओर है, ये क्वेश्चन बना था, तो पश्चिम की ओर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत की पहली जूट मिल स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ हम लोगों ने 33% यानी कि 1/3 को कवर कर लिया है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 51वां क्वेश्चन क्या है? 51वां क्वेश्चन है किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो दाब एवं पवन तंत्र निर्भर किस पे करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पे। अक्षांश पे और ऊंचाई पे ही दाब और पवन तंत्र निर्भर करता है। चलिए 52nd क्वेश्चन है भारत में शरद का मौसम किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो सर्दी का मौसम कब आने लगता है? तो अक्टूबर से नवंबर में सर्दी का मौसम का आगमन होने लगता है। अक्टूबर से नवंबर में सर्दी का मौसम आने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो म्यांमार का है। बर्मी जो है कहाँ का राजभाषा है? तो म्यांमार का राजभाषा बर्मी है। चलिए गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ये किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका डैश भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया था। तो ये कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसको अनिवार्य कर दिया था कि हर घर में छत पे वर्षा का पानी जमा होगा, ऐसा किया गया था। चलिए 57वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ के देखते हैं। ध्रुवों क्या लिखा हुआ है? ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता जाता है, ये गलत बात है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है ना? तो ये भी गलत बात हो गया। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने से पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, सॉरी घटती नहीं है, बढ़ती है, ये वाला सही है, ये गलत हो जाएगा।
ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है बढ़ने लगती है। चलिए 58वां क्वेश्चन क्या है, इनाम गांव गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव गांव भारत के कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। 59वां क्वेश्चन क्या है, जलारंभी अनुक्रमण। जलारंभी अनुक्रमण कहाँ होता है? तो जलारंभी अनुक्रमण होता है आर्द्र क्षेत्र में, जो मॉइस्चर वाला प्रदेश होता है, जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा होता है, आर्द्रता होता है, वहां पे जलारंभी अनुक्रमण होता है। चलिए 60वां क्वेश्चन क्या है, भारत के मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मैंने आपको पहले पिछले अभी जस्ट पीछे बताया था कि मेघालय राज्य में जो खासी है ना, गारो खासी जयंती, गारो खासी और जयंती, इसमें से जो गारो है यहीं पे मासिनराम पड़ता है और मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए 61वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डैश है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत का नाम क्या है? जो क्षोभ मंडल है। चलिए 62वां क्वेश्चन है, किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? तो किस कौन सा कारण होता है जिसमें कि हम लोग काटो, फिर फसल काटने के बाद उसको जला देते हैं? तो मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए ऐसा किया जाता है। मिट्टी की जो उर्वरता होती है उनको पुनः प्राप्त करने के लिए काट कर जला दिया जाता है। चलिए 63वां क्वेश्चन क्या है, 63वां क्वेश्चन है, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा घटना को क्या कहा जाता है? अगेन ये देखिए, ये सेम सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका नाम काल वैशाखी है, जिसको कि हम लोग लू बोलते हैं, और लू को ही पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? तो गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है? हरियाणा तो है, उत्तर प्रदेश भी है और पंजाब भी है। तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। गोवा में गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, मतलब गोवा में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, प्रमुख उत्पादन नहीं होता है। चलिए सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है? तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा खाद वगैरह यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा, मृदा का निम्नीकरण होने लगता है। 66वां क्वेश्चन क्या है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो शीतकाल में जो वर्षा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महावत। क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं 67वां क्वेश्चन, यानी 67वां क्वेश्चन क्या है, देश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। तो भील जनजाति कहाँ पे रहती है? चलिए फटाक से बताइए कि भील ट्राइब यानी भील जनजाति कहाँ पे रहती है? तो भील जनजाति जो है आपका, अरे यार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में रहती है। भील जनजाति कहाँ पे रहती है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में रहती है। सॉरी पश्चिमी घाट में बस रहती है, पूर्वी घाट में नहीं रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो शंकुधारी वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सागवान, सुंदरी, कीकर या चीड़? तो आपका आंसर हो जाएगा कीकर। कीकर वृक्ष जो है शंकुधारी वनों में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। 17वां क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी से जब मैग्मा जमीन से नीचे उतरता है ना, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे, जब मैग्मा जमीन से ऐसे निकल निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? जब मैग्मा जमीन से निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। चलिए 71वां क्वेश्चन देखते हैं। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है? गन्ने से कौन सा वस्तु प्राप्त नहीं होती है? तो देखो शहद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहद। आपको पता होगा शहद तो गन्ने से नहीं मिलता है, बाकी चीनी हो गया, गुड़रस हो गया, खांडसारी हो गया, ये सब गन्ना से ही मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। चार्ज भी नहीं है। चलो 73 क्वेश्चन देखते हैं, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो तेज गड़गड़ाहट के साथ अचानक अगर होने लगता है लगातार वर्षा, उसको बोलते हैं वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। क्या बोलते हैं? ब्रस्ट ऑफ द मानसून यानी प्रस्फोट। चलिए 74th क्वेश्चन क्या है, डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसमों में
एक से अधिक फसलों की खेती करना है, उसका नाम है बहुविध फसल खेती। क्या बोलते हैं? बहुविध फसल खेती एक अभी अभ्यास ही है जिसका उद्देश्य है वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक खेती करना, एक टाइम से ज़्यादा खेती करना। ये इसका बहुविध फसल खेती का बहुविध फसल खेती का उद्देश्य है। चलिए 75th क्वेश्चन, यानी कि विषम का चयन करें। विषम का चयन करना है, ज्वार, बाजरा, रागी या आलू। आप इसमें से देख रहे होंगे ये सब क्या है? ये सब मिलेट है। ज्वार, बाजरा, रागी रागी और आलू ये सब मिलेट है। यानी आपको पता होगा 2023 जो था मिलेट को ही घोषित किया गया था। चलिए अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलू। आलू क्यों होगा? क्योंकि ये सब बाकी मिलेट है, ये आलू है यानी सब्जी है, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने 50% क्वेश्चन मतलब आधा कंप्लीट कर लिया है। कुल 150 क्वेश्चन है जिसमें कि आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ तक अभी अभी तक आप अगर क्लास कर रहे हैं तो आप पहले ही भीड़ से तो अलग हो ही चुके हैं, सिलेक्शन के काफी नजदीक जा चुके हैं। चलिए अंतिम तक हार नहीं मानना है, अंतिम तक इस क्लास को देखना है। चलिए आगे और एक बार हिम्मत करिए और जुड़िए जुड़िए साथ 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 में जुड़िए। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं। 76 क्वेश्चन क्या है? भारत में उस स्थान की पहचान कीजिए जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो उस स्थान का पहचान करना जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है, उनका नाम है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इन्हीं दोनों में से तो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। 77वां क्वेश्चन यानी 77वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सा नदी अरब सागर में गिरता है? देखो नदी जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, बीओबी में गिरेगा यानी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, और एक जो है अरब सागर में गिरेगा, अरेबियन सी में गिरेगा। ये दो नदी का टाइप होता है। चलिए उसमें से बोल रहा है कि कौन सा नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ये तो अरब सागर में गिरती है। बाकी गंगा हो गया, कृष्णा हो गया या महानदी हो गया, ये सब आपका बीओबी में यानी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। चलिए 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? रेशम वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात तथा सीमेंट। तो आपको पता होगा ये सब तो कृषि पे इसका कृषि से कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम वस्त्र। रेशम वस्त्र जो है एक कृषि आधारित उद्योग है। चलिए 79वां क्वेश्चन क्या है? वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उदारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उदारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछा है कि वो ज्वालामुखी बताओ जो बहुत समय से बाहर तो नहीं निकला लेकिन बाहर निकल भी सकता है, उसको क्या बोलते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी। इसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो अभी तक जो निकलते रहता है, और प्रसुप्त वैसे जो कि अभी तक तो नहीं निकला है। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसको बोलते हैं वैसा ज्वालामुखी जो अभी तक तो नहीं निकला लेकिन इन फ्यूचर वो निकल भी सकता है। और विलुप्त ज्वालामुखी तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी, मतलब वो अब निकलेगा ही नहीं, वो खत्म हो गया। चलिए 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका भारत से देश द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका, एक सेकंड में थोड़ा सा ये ब्राइटनेस कम करो, टाइम ये खत्म हो गया है और यहाँ पे लाइट भी नहीं आया है इसलिए। चलिए श्रीलंका भारत से देश द्वारा अलग होता है, आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो यहाँ पे देखो, ये श्रीलंका है, ये भारत है। यहाँ पे जो ये है ना, इसका नाम क्या है? पाक स्टेट। इसका नाम क्या है? ये देखो पाक से नाम लग रहा है कि पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं, पाकिस्तान नहीं है, पाक स्टेट। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो है क्या किससे अलग होता है? तो पाक स्टेट यानी पाक जल संधि से अलग होता है। चलिए 81। अच्छा जल संधि क्या होता है? वैसा संधि जो कि के साथ किया जाता है उसको जल संधि बोलते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठित हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है। देखो फिर से वही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि तमिलनाडु में जो सर्दियों की बारिश होती है वो डैश के कारण होती है। तो सर्दियों की बारिश होती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण जो है सर्दियों में बारिश होती है। चलिए जल विद्युत, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी। वैसे होता क्या है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग जो मानसून है यहाँ से लौट रहा होता है, जब ये मानसून यहाँ से लौट रहा होता है ना, यहाँ बे ऑफ बंगाल होता है, तो यहाँ से वो थोड़ा सा आर्द्रता यानी मॉइस्चर को लेके और इस एरिया में बारिश करने लगता है। हाँ चलिए हम लोग वैसे उतना डीप में नहीं जाएंगे, हटाइए उसको। आपको अभी उसके लिए आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पे फोकस करना है। जल विद्युत यानी कि कुल मिला के कहे तो रटने पे फोकस करना है। अभी वो समझने समझने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में बड़े बांध बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल में होता है, स्थल मंडल में ही भूकंप आता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है? तो ये बताओ, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, ये सब किससे आपका संबंधित होगा? तो ये कृषि आधारित उद्योग है। सब में क्या होता है? कृषि, खेती 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 से ही रिलेटेड है, तो ये सब क्या आएगा? कृषि आधारित उद्योग है। चलिए 86वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चेनाब, क्या नाम है? चिनाब नहीं है, ये चेनाब है। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाता है? तो भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा कहलाता है मोह असंबंधता। क्या बोलते हैं? मोह असंबंधता, उसको बोलते हैं भूप्रपट्टी जो कि मेंटल को अलग करता है। चलिए रबी फसलों की खेती में क्या सहायक होता है? तो फसलों की खेती में सहायक होता है महावत। महावत किसको बोले थे? महावत हम लोग उसको बोलते हैं जो कि ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है ना, ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है उनको हम लोग महावत के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, और एक सेकेंड, ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है उसको हम लोग महावत के नाम से जानते हैं। और महावत जो है रबी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर महावत होता है ना, तो जैसे मतलब जो ठंडा का बारिश होता है ऐसे समझ लो, ये तो जो ठंडा दिन का जो बारिश होता है वो रबी के फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वही क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है कि रबी फसलों की खेती में क्या सहायक होता है? तो महावत सहायक होता है। महावत किसको बोलते हैं? जो ठंडा दिन में बारिश होता है उसको महावत बोलते हैं। चलिए 89वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? कृषि का उत्पाद पूछा, कृषि का प्रोडक्ट। तो हवा क्या कृषि का प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। पानी कृषि का प्रोडक्ट नहीं है। फसलें, यही आंसर होगा, क्योंकि फसल ही तो कृषि का प्रोडक्ट होता है, बाकी मशीन तो होगा ही नहीं। चलिए 90वां क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? तो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से बनी है तो उसको स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, जो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से बना हुआ है। चलिए 91 क्वेश्चन, मैग्मा के ठोसीकरण और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? तो देखो होता क्या है, जब यहाँ मान लो यहाँ से मैग्मा मैग्मा निकला, ठीक है, मैग्मा जब यहाँ से निकला उसको लावा बोल दिए। लावा यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे जमा हो गया। जमा हो गया ना, तो जमा होते होते यहाँ पे भी एक ऐसे चट्टान बन जाएगा। इस चट्टान को क्या बोलते हैं? तो इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? मैग्मा मतलब मैग्मा क्या होता है? लावा, या लावा वही होता है, बहुत गर्म होता है, आग जैसा होता है, तो इसको आग्नेय चट्टान इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये लावा से बनता है, तो इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92nd क्वेश्चन, सेवरोय पहाड़ियों और जावड़ी पहाड़ियां देश में स्थित है? तो सेवरोय पहाड़ी और जावड़ी पहाड़ी आपका पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है सेवरोय पहाड़ी और जावड़ी पहाड़ियां। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरंडी के बीज, अरंडी के बीज में क्या भिन्न है? अरंडी के बीज में क्या भिन्न है? ये रबी और खरीफ दोनों फसल है। अच्छा, इसको रबी रबी फसल कहाँ बोलते हैं? तो साउथ इंडिया में, यानी दक्षिण भारत में इसको रबी फसल बोला जाता है। और खरीफ फसल इसको बोलते हैं हम लोग कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में इसको रबी फसल खरीफ फसल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? ऋग्वेद में केवल एक बार कौन सा नदी का नाम आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। और पूछेगा अगर ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किसका नाम आया है, तो सिंधु का नाम आया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सिंधु नदी का नाम सबसे ज्यादा बार आया है। 95th क्वेश्चन, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल कहाँ पे होती है? तो शीत ऋतु में होती है। जैसे मैं इसको बता ही देता हूँ होता क्या है। ये यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास मानसून आता है ना, तो मानसून अरब सागर से आता है। तो देखो मानसून अरब सागर से आया, तो यहाँ से ऐसे उड़ते उड़ते मानसून जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अगर पूछता भी है कि सबसे पहले बारिश कब होता है मानसून के कारण, तो सबसे पहले केरल में जाके बारिश होता है। फिर यहाँ से उड़ते 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 यहाँ से ये पवन यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके इधर पंजाब वगैरह पंजाब सब में क्षेत्र में बारिश किया। बारिश हुआ, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बारिश उस पवन में बारिश हुआ, उसके बाद उसका जो आर्द्रता है मॉइस्चर खत्म हो गया, तो ये अभी रिट्रीट करेगा, यानी कि लौटेगा। तो इसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। ये लौटा लौटा लौटा, फिर यहाँ लौटा, यहाँ पे बी ऑफ बंगाल है ना, फिर यहाँ से क्या करेगा, ये आर्द्रता ले लेगा। यहाँ से आर्द्रता लिया और जाके इधर तमिलनाडु वगैरह में बारिश कर देगा, और तब तक में इधर अक्टूबर वगैरह आ जाता है, मतलब ठंडा दिन आ जाता है। तो यही इसको बोलते हैं। और इसी को, बस यही है, ठंडा दिन का बारिश इसी का कारण होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आया तो भी अच्छा बात है। आपको क्या करना है, आपको बस रटना है।
चलिए 96 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है। तो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो वर्षा, अबे, क्या भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है तो वर्षा ऋतु, ये तो क्या ही ऑप्शन हो गया, ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट किया जा सकता है इसको। जायद, रबी या खरीफ। अब तो ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के मौसम में कौन सा फसल उगाया जाता है। खरीफ तो लगभग ठंडा में बोते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और जाके मार्च वगैरह में काट लेते हैं, ये तो होगा नहीं। और रबी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि तो ठंडा का मौसम है, तो यहाँ पे हो जाएगा जायद। जायद जो है यानी कि रबी के बाद, यानी कि खरीफ से पहले इसको बोया जाता है, वो आपका हो जाएगा ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है। चलिए 97वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, यानी उपराज्यपाल नहीं है। तो पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, बिल्कुल यहीं पे, यहाँ पे आपका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य कौन था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान था। 99th क्वेश्चन यानी 99वां क्वेश्चन क्या है, देव प्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। तो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, किससे, देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से जाके मिल जाती है। 100वां क्वेश्चन क्या है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। तो भारत में जो अंतर्देशीय जल मार्ग के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का देखभाल जो है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण करती है। कौन, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का देखभाल करता है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया और अभी 50 क्वेश्चन बाकी है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको पूरा ही देखिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत लोग छोटे चले गए होंगे, लेकिन अगर अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि आप पहले से ही कंपटीशन से थोड़ा और आगे आ चुके हैं। थोड़ा और मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है। तो उत्तर पूर्वी पवनें जो है कहाँ से उत्पन्न होगी, ये उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में इसका जो है उत्पन्न होता है। उत्तर पूर्वी पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में जाके उत्पन्न होता है। इसको आप बस रट लीजिए, क्योंकि अभी इसको पवन से मैं समझा सकता हूँ। चलिए मैं इसके लिए, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, इसके लिए पवन चैप्टर पे डेडिकेटेड एक अलग चैप्टर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये सब थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा एक। विषम का चयन करें। चलिए छिड़काव, बुआई, जोतना या खाना। अब देखो ये छिड़काव हो गया, बुआई हो गया या जोतना हो गया, ये सब कहाँ से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। लेकिन खाना तो बिल्कुल भी कृषि से रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा या पता नहीं है तो पता कर लो कि रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो वही फिर देखो भाई, मतलब घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सर्दी में बारिश होता है ना तो रबी फसल में मदद होता है। वही लिखा हुआ है वर्षन यानी कि प्रिसिपिटेशन। वही क्वेश्चन बार बार बेस्ट रिपीट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो किसी भी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में जो शुष्क भूमि होती है उसको वर्षावंशी क्षेत्र बोलते हैं। होता क्या है मैं बता देता हूँ, ये पर्वत है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है मॉइस्चर वाला हवा आया, ऐसा हवा जिसमें कि आर्द्रता है, वो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहीं पे जाके इसको जब बादल बन के यहीं पे बारिश हो गया, ठीक। तो इधर इस पट्टी में तो बहुत ज्यादा बारिश होता है, लेकिन इस पट्टी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है। तो जो इस पट्टी का नाम है, यही पूछा है कि इस पट्टी का क्या नाम है, तो इसका नाम है वर्षावती क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं हुआ है। तो ये है, था ये। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष, इस पर वर्गीकरण करते हैं। संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष, इसको भी एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। फैक्ट में समझाने लायक कोई बात नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया ना,
तो रिपीट क्वेश्चन करता है। तो इस तरह अगर आपका एक ही एग्जाम ये रिपीट कर रहा है तो इसका चांस है हाई है कि आपके एग्जाम में भी इस क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन रिपीट करे। तो इन सबको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सबसे बड़ा लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। चलिए 108वां क्वेश्चन क्या है, डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है, ठीक, जिसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। ये बात किसका हो रहा है, मक्का का बात हो रहा है, यानी कि मकई का बात हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी किस जल निकाय में जा मिलती है। तो गंगा नदी कहाँ पे मिलती है, आपका बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। गंगा नदी कहाँ पे मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। मैंने पिछले अभी जो जस्ट नदी का एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था। ब्लॉसम शावर सामान्यतः डैश में होती है। तो ब्लॉसम शावर सामान्यतः कहाँ पे होती है, केरल में होती है। ब्लॉसम शावर सामान्यतः केरल में होती है, केरल में होती है। ब्लॉसम शावर किसको बोलते हैं, मैंने बताया आपको ना कि यहाँ पे सबसे पहले जो, सॉरी उल्टा मैंने बना दिया थोड़ा। अच्छा यहाँ से जो हवा आएगा, अच्छा इस हवा का नाम क्या बोलेंगे, इस हवा का नाम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी, सॉरी क्या बोलेंगे, ये तो दक्षिण हो गया। और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं होती है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं सबसे पहले जो बारिश होती है करती है केरल पे करती है ना, केरल में करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉसम शावर बोलते हैं। इसी को बस ब्लॉसम शावर नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक 1.5 दिनों के बीच होती है। तो पूछ रहा है जून के आरंभ से होता है और सितंबर के मध्य तक होता है, तो ये कितना दिन हो गया, 100 से 120 दिन तक होता है। भारत में जो मानसून है 100 से 120 दिन तक होता है। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क को डैश के रूप में जाना जाता है। इन सड़क का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा, आपने ये देखा होगा पीडब्ल्यूडी वैसे, द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। ये कौन करता है, राज्य की जो राजधानी को विभिन्न जिला से जोड़ने वाला जो काम होता है, सड़क होता है, वो बनाता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग जो सड़क बनाता है ना, वो क्या करेगा, वो जो है राज्य की राजधानी से विभिन्न जिलों को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सीधा सा बात है, मतलब उतना नहीं समझिएगा तो ऐसा बोलिए कि डिस्ट्रिक्ट में जो रोड बनता है ना, हर जिला में जो रोड बनता है, वो जिला वाला जो रोड होता है वो राज्य राजमार्ग ही बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी का झील नहीं है, मीठे पानी का झील नहीं है, कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है, तो सांभर झील मीठे पानी का झील नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। तो मान लीजिए कहीं पे हमने बहुत बड़ा बांध बना दिया, उससे क्या होगा, निम्नगन वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में क्या जो भी होता है, मतलब सीधा सा बात बताइए, होता क्या है ना, बड़ा बांध बना है, मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा बांध है, तो बहुत बड़ा बांध है ना, तो इस पट्टी में तो ठीक ठाक काम चल रहा है, लेकिन इस पट्टी में थोड़ा सा वायु कम हो जाता है, इस स्थिति में क्या होता है, वहाँ का फसल सड़ने लगता है, तो ये इसका लॉस है और कोई बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, और मीथेन उत्पन्न करती जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। 115वां क्वेश्चन क्या है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। एल नीनो एक ऐसी घटना है, कौन सा घटना है, जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू तट, किस तट से याद रखिएगा इसको, पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और आपको याद होगा कि सबसे लिटरेट अगर यूटी का बात किया जाए तो वो भी लक्षद्वीप ही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं। तो रबर का फसल किस जलवायु में नहीं उगा सकते हैं, भूमध्य रेखा जलवायु में उगा सकते हैं, ध्रुवीय जलवायु में ही आपका जो है क्या बोलता है, रबर का फसल नहीं उगाया जा सकता है। चलिए अगले 118वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है, खाद्य फसल पूछ रहा है, चावल, जूट, रबड़ या कपास। आप सीधा सा बताइए, क्या जूट को आप खाइएगा, रबड़ कपास को तो नहीं खाइएगा, तो ये आंसर कट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, चावल। चावल जो है खाद्य फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है। तो अरब सागर से आ रहा होता है दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, उसको पश्चिमी घाट प्रवाहित होने में बाधा डाल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट, ये तो इग्नियस रॉक है यानी आग्नेय चट्टान है। बलुआ पत्थर, ये क्या है आपका, बलुआ पत्थर तो हो गया
ये क्या बोलते हैं इसको, सैंडस्टोन यानी कि, अरे यार बलुआ पत्थर को सैंडस्टोन बोलते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है यानी अवसादी चट्टान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्जाइट। क्वार्जाइट जो है आपका एक कायांतिक चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूरी पे है। अब इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, इससे पहले पूछा था कि सूर्य की जो किरण है पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लेती है। तो उसका तो आंसर था 8 मिनट था। और इसका आंसर क्या होगा, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। अब इसको याद रखिएगा कि 150 मिलियन दूर है। कितना मिलियन, 150 मिलियन दूर है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से डैश सिंचाई की एक विधि है। अब विकल्प अगर होता तो आप इसको आराम से ऑप्शन कर लेते हैं कि यहाँ पे विकल्प नहीं है, तो इसका आंसर तो वैसे भी नहर हो जाएगा। नहर एक सिंचाई का ही विधि है। चलिए, वर्तमान में पृथ्वी पर अलवन जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अलवन जल के 70% स्रोत जो है आप अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है। पैडी क्रॉप, धान का फसल कौन सा है, कपास, चावल, खीरा या जूट। अगेन इसका आंसर तो बहुत सिंपल था कि इसका आंसर हो जाएगा कि चावल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवन को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो हिमालय। आप देख रहे हैं कि पवन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसको आप, अगर टाइम है आपके पास, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पवन एक बार रिवाइज कर लीजिए। लुसेन अगर आपके पास है तो लुसेन उठाइए, अगर नहीं है, जिनके पास नहीं है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट करना है। भाई आपके कमेंट के लिए कुछ भी, आप बस जो कमेंट कर दो वीडियो उसी पर बन जाएगा। अगर आप खुद से अगर नहीं पढ़ना चाहते तो पवन, अगर आप चैटर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो बस कमेंट कीजिए कि पवन पे एक वीडियो बना लीजिए। आराम से वीडियो बना दूंगा, उसके बाद फिर आपका पवन चैप्टर भी कवर हो जाएगा। चलिए, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ। देखो, मैकमोहन रेखा जो है ना, ये किसको किसको अलग करता है, तो ये आपका भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करता है मैकमोहन रेखा। चलिए, भारत की जलवायु को, अच्छा आप बताइए, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये किसको किसको अलग करता है। अगर आप लोग बताइए थोड़ा तो कमेंट करके, LOC जो है भारत और किस देश के बीच का समय रेखा है। भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत की जो जलवायु है ना, इसको बोलते हैं मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। भारत की जो जलवायु है, इसको मानसूनी जलवायु बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मिलान करना है। क्या मिलान करना है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सीमा सड़कें और जिला सड़कें। तो देखो, अब सबसे बड़ा बात है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कहाँ से है, तो ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन बनाता है, अब राष्ट्रीय है तो नेशनल लेवल के लोग बनाएंगे, सेंटर पे ही लोग बनाएंगे। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसका आप आंसर कर लेते हैं। चलिए, ये आंसर तो हो गया। और दूसरा क्या है, जिला सड़कें। और इसे एक पहले भी क्वेश्चन बना था कि जिला सड़कें कौन बनाता है, तो जिला के परिषद लोग बनाता है। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर लीजिए। और राज्य राजमार्ग का बात करेंगे तो ये कौन बनाता है, ये राज्य लोक निर्माण विभाग ही बनाता है। राज्य राजमार्ग जो है राज्य लोक निर्माण विभाग ही बनाता है। और सीमा सड़कें कौन बनाता है, तो सीमा सड़क संगठन बनाता है। चलिए, 129वां क्वेश्चन क्या है, 129वां क्वेश्चन है, अरे आजा भाई, भारत के सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम है। तो देखो, भारत के सबसे दक्षिण सिरे यहाँ पे है। ओके 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 ओके। हम्म, 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 इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमेरिका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है, किन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो गहन निर्वाह किस क्षेत्र गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में क्या आती है, भूमि पर उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। भूमि पर उच्च दबाव वाले क्षेत्र में गहन निर्वाह की खेती की जाती है। चलिए, मैं आपको इसमें बता रहा था, क्या बता रहा था। चलिए, फिर अगर कभी दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं चारों पीक बता दूंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो। अगला है आपका, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार के मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। तो समुद्र से दूरी अगर बढ़ने लगे तो मौसम में क्या होगा, किस प्रकार का मौसम की स्थिति का अनुभव होता है, तो चरम चरम मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है। लू के कारण क्या होता है, बिवाई, अल्पताप, शीत दंश या तापघात। तो होता है क्या, जब लू लगता है ना हम लोग को अल्पताप हो जाता है। लू लगने के कारण ताप हम लोग का थोड़ा कम हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बागानी खेती में क्या होता है, यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, एक फसल उगाई जाती है। बागानी खेती में क्या होता है, एक फसल उगाया जाता है। जैसे बागानी खेती का एग्जांपल क्या है, एक चाय,
कॉफी, ये सब भी बागानी खेती का एग्जाम्पल है। 135वां क्वेश्चन, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में देश से लगभग 138 किलोमीटर दूर है। तो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर है। और बैरन द्वीप के बारे में आपको याद रखना है कि इसका नाम अभी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी रखा गया है, कर दिया गया है नाम चेंज करके। चलिए 136वां क्वेश्चन क्या है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो देखो मध्य और पश्चिमी एशिया, मध्य और पश्चिमी एशिया में जो होता है ना, उसमें भारत में सर्दियों की मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है, वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसका नाम क्या है? तो ज्वालावृत, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? जो प्रशांत महासागर के साथ साथ है और यहाँ पे बार बार क्या होता है? भूकंप आते रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी अंदर में। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखो मिजोरम। मिजोरम जो है ना, आपका बांग्लादेश और म्यांमार के दोनों के साथ सीमा से बॉर्डर को शेयर करता है। अगला है आपका दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात के कांडला में स्थित है, देश बंदरगाह है। तो दीनदयाल बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह जो गुजरात के कांडला में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में देश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, जो कि हमारे रबी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? तो भूटान है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? हिमनद, समुद्र की लहरें, पवन और पर्वतों का निर्माण। तो पर्वतों का निर्माण जो है एक अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। होता क्या है, पर्वत कैसे बनता है आपको पता होगा, टेक्टोनिक प्लेट टकराता है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, एक ये टेक्टोनिक प्लेट, दोनों टकराया तो पर्वत निर्माण हो जाता है। अगला आपका देखिए, अगला है, खासी पहाड़ियों के डैश मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो ये मासिन राम जो है पूछ रहा है, मासिन राम खासी पहाड़ी जो है, खासी पहाड़ी के किधर है? तो दक्षिण में है। कहाँ पे है? अरे यार, खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। पिछली बार जो पिछले क्वेश्चन क्या बना था, पीछे बना था आपका भूकंप नापने के लिए कौन सा यूज किया था, तो वहां पे इसका आंसर था रिक्टर स्केल। अभी पूछ रहा है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। आप इसको याद रख लीजिएगा, जो सिस जो है ना, सिस्मो बोल लीजिए, सिस्मो, ये आपका रूट वर्ड होता है भूकंप के लिए। तो अगर सिस्मो आपको दिखता है तो वहां पे भूकंप पे आप टिक लगा सकते हैं। अगला देखिए, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसके साथ साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो आपका नेपाल के साथ साझा करता है अपना बॉर्डर। अगला देखिए, ग्लेशियर आमतौर पर डैश से पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? पहाड़ में पाया जाता है, पहाड़ क्षेत्रों में ग्लेशियर पाया जाता है। अगला है आपका, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश योगदान दिया। तो अगर वृद्धि हुआ है तो सकारात्मक योगदान ही होगा ना, अगर वृद्धि हुआ है तो प्लस पॉइंट ही होगा, पॉजिटिव योगदान ही होगा। चलिए अगला है आपका, हरित क्रांति से किन फसलों का अधिक लाभ हुआ? तो खाद्यान्न। हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों का अधिक लाभ हुआ। और उसमें भी अगर डीप में जाएंगे, पूछेगा कौन सा स्पेशल फसल का नाम पूछ ले, तो आपको याद रखना है गेहूं। गेहूं का ही फसल इसमें लाया गया था। बस इतना ही था आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है। और अगला जो है हम लोग को कोई और ले आएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो होगा ना क्लास, वो पॉलिटी का करेंगे। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हिस्ट्री को भी कवर कर लिया है, इतिहास को कवर कर लिया है, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और प्लस में आई बटन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए।